नमस्कार दोस्तों, आरसी स्टडी पॉइंट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको बंगाल राज्य के बारे में पढ़ाऊंगा। जब मुगल काल पतन अवस्था में था, उस समय बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जाती है। और उस स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? बंगाल पर कुल कितने नवाबों ने शासन किया? बंगाल में दो युद्ध बहुत फेमस लड़े गए, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। इन्हीं युद्धों के वजह से भारत की तस्वीर बदल गई, तकदीर बदल गई, क्योंकि इन युद्धों के बाद भारत पर अंग्रेजों का प्रभुत्व धीरे धीरे स्थापित होना प्रारंभ हो जाता है। तो इन्हीं सारी चीजों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, क्योंकि बंगाल के नवाबों से प्रश्न काफी ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। तो इस पोर्शन को छोड़ना सही नहीं था, इसलिए हम सोचे कि आज आप लोगों को बंगाल का इतिहास पढ़ा दें। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो आप लोग पूरी देखिए, क्योंकि पूरी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने आप लोगों को इतना फैक्ट दे दिया है कि चाहे आप लोग कोई भी परीक्षा दें, पीसीएस की, आरओए आरओबीओ की, रेलवे की, ग्रुप डी की, बैंकिंग की, एसएससी की, कोई भी परीक्षा दें, मेरे इतिहास के वीडियो से बाहर कोई प्रश्न आने वाला नहीं है। इस बात की मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं। तो आप लोग वीडियो को हमारी पूरी देखिए। जो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें, और बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बंगाल का इतिहास, क्योंकि अब ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लेना चाहते। तो बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की, हम देखेंगे। तो पहली बात यह कि 18वीं शताब्दी में समृद्धि के कारण बंगाल प्रांत को भारत का स्वर्ग की उपमा दी गई थी। इस बात को नोट कर लीजिएगा कि 18वीं शताब्दी में किस प्रांत को भारत के स्वर्ग की संज्ञा दी गई थी, तो वह था बंगाल प्रांत। मुगल कालीन भारत का सर्वाधिक संपन्न राज्य अगर पूछे तब भी आप क्या लगाएंगे? बंगाल राज्य को ही लगाएंगे। बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना मुर्शीद कुली खां के द्वारा की जाती है, और यही मुर्शीद कुली खां बंगाल का प्रथम नवाब बनता है। बंगाल में कुल नवाब कितने बने थे अगर पूछ लिया जाए तो कुल 11 नवाब बने थे बंगाल प्रांत में। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार मुर्शीद कुली खां बंगाल का नवाब बना और स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है बंगाल में। तो 1700 ईस्वी की बात है। उस समय औरंगजेब का शासन था भारत पर, यानी मुगल सम्राट औरंगजेब था। और औरंगजेब ने क्या किया कि मुर्शीद कुली खां को 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान नियुक्त किया। तो पूछा जाए कि औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में किसे बंगाल का दीवान नियुक्त किया था, तो क्या कहेंगे? मुर्शीद कुली खां को नियुक्त किया था। जिस समय बंगाल का नियुक्त किया गया दीवान मुर्शीद कुली खां को, उस समय जो बंगाल का सूबेदार था वह अजीमुस शान था। जब 1717 ईस्वी की बात आती है, उस समय फर्रुखसियर मुगल सम्राट था। तो फर्रुखसियर ने सूबेदार के पद पर मुर्शीद कुली खां की नियुक्ति की थी, वो भी कब? 1717 ईस्वी में। तो याद रखिएगा कि किस मुगल शासक ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था, तो फर्रुखसियर ने नियुक्त किया था। अब सूबेदार बनने के बाद धीरे धीरे वह बंगाल राज्य पर अधिकार कर लेता है और बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। इस प्रकार मुर्शीद कुली खां 1717 ईस्वी से लेकर 1727 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहता है। क्योंकि यह एक मूलतः दक्षिण भारत का ब्राह्मण था, तो याद रखिएगा मुर्शीद कुली खां मूलतः दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण था। इसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना तो कर ली और स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार भी करने लगा, लेकिन स्वतंत्र शासक होते हुए भी मुर्शीद कुली खां क्या करता था कि मुगल शासक को प्रतिवर्ष राजस्व भेजता था। मुर्शीद कुली खां ने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी थी। याद रखिएगा कि बंगाल का वह नवाब जिसने ढाका से राजधानी परिवर्तित करके मुर्शिदाबाद की थी, कौन था? तो मुर्शीद कुली खां था। मुर्शीद कुली खां के बारे में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल में किसने
इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की थी। तो बंगाल में इजारेदारी प्रथा प्रारंभ करने वाला मुर्शीद कुली खां ही था। इजारेदारी प्रथा क्या थी? तो इजारेदारी प्रथा का मतलब यह होता है कि जमीन को ठेके पर देना। मुर्शीद कुली खां ने क्या किया कि उस समय जितने भी जमींदार थे उन जमींदारों को भूमि जो है वह प्रतिवर्ष के लिए ठेके पर देता था, नीलाम कर देता था। इसी को कहा जाता है इजारेदारी प्रथा। मुर्शीद कुली खां के बाद बंगाल का जो अगला नवाब बना उन लोगों को नहीं पढ़ना है क्योंकि उनसे प्रश्न नहीं आता है, जो मेन है उन्हीं को हम बताएंगे। इसके बाद अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बनता है, जो 1740 से 1756 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहता है। अब यह बंगाल का नवाब कैसे बनता है देखते हैं। अली वर्दी खां उस समय बिहार का नायब सूबेदार था और उस समय सरफराज खां जो था वह बंगाल का नवाब हुआ करता था। तो अली वर्दी खां चाहता था बंगाल का नवाब बनना, इसके लिए सरफराज खां को हराना जरूरी था। तो अली वर्दी खां ने सरफराज खां को गिरिया के युद्ध में हराया। कब? 10 मार्च 1740 ईस्वी को हराया और हराने के बाद वह बंगाल का नवाब बना। तो इस प्रकार गिरिया का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? अली वर्दी खां और सरफराज खां के बीच हुआ। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि सरफराज खां की हार हुई, अली वर्दी खां की जीत हुई और वह बंगाल का अगला नवाब बना। अली वर्दी खां के शासनकाल में बंगाल पर मराठों का बहुत आक्रमण होता था। तो इन आक्रमणों से बचने के लिए अली वर्दी खां ने क्या किया कि 1751 ईस्वी में मराठा सरदार रघुजी भोसले से संधि की और कहा कि मैं आपको 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ के रूप में देता रहूंगा और साथ ही मैं आपको उड़ीसा का सूबा भी प्रदान करता हूं। तो इस प्रकार मराठों ने बंगाल के किस नवाब से 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ वसूला था तथा उड़ीसा का सूबा प्राप्त किया था? तो अली वर्दी खां। अली वर्दी खां का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि इसने यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। तो पूछा जाता है कि बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो वह था अली वर्दी खां। अली वर्दी खां ने यूरोपियनों के बारे में एक वक्तव्य कहा था कि यदि इन्हें छेड़ा ना जाए तो यह शहद देंगी और यदि इन्हें छेड़ा जाए तो ये काट काट करके मार डालेंगी। चलिए इसी को देख लेते हैं। तुलना इसने की किससे? मधुमक्खियों से की। किसकी? यूरोपियनों की। और उन्हीं के बारे में कहा कि यदि यूरोपियन को न छेड़ा जाए तो वह शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह दोनों याद रख लीजिएगा आप लोग। 1756 ईस्वी में जलशोध अर्थात जलोदर जिसे पेचिश भी कहते हैं, इसी के कारण अली वर्दी खां की मृत्यु हो गई। इसके बाद जो गद्दी पर बैठता है वह होता है सिराजुद्दौला। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। बंगाल के नवाबों में सिराजुद्दौला बहुत ही इम्पोर्टेंट नवाब था क्योंकि यहाँ से प्रश्न काफी उठते हैं। क्योंकि सिराजुद्दौला के समय में ही प्लासी का युद्ध हुआ था, काल कोठरी की घटना घटी थी। तो काल कोठरी की घटना क्या है और प्लासी का युद्ध कैसे लड़ा गया, इन सारी चीजों की हम चर्चा करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल का नवाब बना और 1757 तक यानी 1 वर्ष के अंदर तक ही वह वहां का नवाब बना रहा। जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा तो उसके बहुत सारे विरोधी थे और उन विरोधियों में घसीटी बेगम थी जो उसकी मौसी थी, शौकत जंग था जो उसका चचेरा भाई भी था और पूर्णिया का वह नवाब भी था। राय दुर्लभ उसके विरोधी थे। जगत सेठ जो बंगाल का सबसे बड़ा सेठ माना जाता था वह भी सिराजुद्दौला का विरोधी था और अमीर चंद जो बंगाल का दीवान था वह भी सिराजुद्दौला का विरोधी था। 1756 ईस्वी में इसने शौकत जंग को मनिहारी के युद्ध, याद रखिएगा कि मनिहारी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो सिराजुद्दौला और शौकत जंग के बीच हुआ था। कब? 1756 ईस्वी में। इस मनिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला ने क्या किया कि शौकत जंग को पराजित करके मार डाला। घसीटी बेगम जो उसकी मौसी थी उनसे धन वसूला, यानी उनको संपत्ति विहीन करके विरोधी के लिस्ट से हटा दिया था। इसी प्रकार उसने राय दुर्लभ, जगत सेठ और अमीर चंद का भी दमन किया था। सिराजुद्दौला के समय बंगाल का जो गवर्नर था, याद रखिए बंगाल का जो गवर्नर था वह था ड्रेक। सिराजुद्दौला के समय बंगाल का गवर्नर था ड्रेक। इसके समय घटना क्या घटी कि सिराजुद्दौला के समय हुआ यह कि अंग्रेज और फ्रांसीसी जो थे
वह अपनी अपनी कोठियों की किलेबंदी करना शुरू कर दिए। तो सिराजुद्दौला ने मना किया, कहा कि आप लोग मेरे शासनकाल में ऐसा न करिए। फ्रांसीसी तो मान गए लेकिन अंग्रेज नहीं माने। इस बात से सिराजुद्दौला गुस्सा हो गया और उसने बंगाल क्षेत्र पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। और उसने किया कि 4 जून 1756 ईस्वी को कासिम बाजार पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। फिर उसके बाद 16 जून 1756 को कलकत्ता पर आक्रमण करके उस पर भी अधिकार कर लिया सिराजुद्दौला ने। फिर 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम जो अंग्रेजों का किला था उस पर भी उसने अधिकार कर लिया था। इस प्रकार उसने क्या किया कि कासिम बाजार, कलकत्ता, फोर्ट विलियम के साथ साथ अन्य अंग्रेजी कोठियों को भी उसने अपने अधिकार में ले लिया था, सिराजुद्दौला ने ले लिया था। अंग्रेज गवर्नर उस समय हमने बताया कि ड्रेक था और सेनापति अंग्रेजों का मिंचन था। ये दोनों सिराजुद्दौला से डर करके भाग गए और भाग करके कहाँ शरण ली थी, तो फुल्टा द्वीप पर ली थी। क्वेश्चन आता है, फुल्टा द्वीप पर शरण लेते हैं। और इधर कलकत्ता में क्या होता है, बंगाल में क्या होता है कि अंग्रेज गवर्नर ड्रेक ने एक और दूसरे सेनापति जिसका नाम था हालवेल, उसको लड़ने के लिए छोड़ देते हैं सिराजुद्दौला के साथ। हालवेल लड़ता तो है सिराजुद्दौला से लेकिन हार जाता है। सिराजुद्दौला ने क्या किया कि कलकत्ता का नाम बदल करके अलीनगर रखा। याद रखिएगा, कलकत्ता का नाम बदल करके अलीनगर किसने किया था? सिराजुद्दौला ने किया था। आगे चल करके अलीनगर संधि होगी, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सिराजुद्दौला के समय कालकोठरी की दुर्घटना कैसे घटी? कारण ये था कि सिराजुद्दौला बहुत ही क्रोधित था क्योंकि अंग्रेज उसे परेशान कर रहे थे। तो उस समय हुआ क्या कि उसके पास 41 अंग्रेजी सैनिक थे जो कैद में उसके थे। तो उसने उन सैनिकों को गर्मी के महीने में, एकदम जून का महीना था और जून के महीने में आप जानते हैं कितनी गर्मी होती है, तो जून के महीने में उसने 148 सैनिकों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। और जब सुबह दूसरे दिन खोला गया तो देखा गया कि उसमें से 123 सैनिक मर चुके हैं, बाकी बचे 23 व्यक्ति ही जीवित बचे थे। तो इसी दुर्घटना को कालकोठरी की दुर्घटना का नाम दिया जाता है। देख लेते हैं, कालकोठरी की दुर्घटना पूछे कब हुई थी, तो 21 जून 1756 ईस्वी को यह दुर्घटना घटी थी। अब देखते हैं कैसे घटी थी। हुआ यह था कि 20 जून 1756 ईस्वी की रात को सिराजुद्दौला ने आदेश दिया कि जो 146 अंग्रेज पकड़े गए हैं उन अंग्रेज कैदियों को 18 फीट लंबी छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया जाए। इन सभी को उन छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया जिसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी? 18 फीट लंबी और 14 फीट 10 इंच चौड़ी थी वह। इस छोटी सी कोठरी में उनको बंद कर दिया गया। गर्मी का मौसम था, जून का महीना था। रात भर ये 146 सैनिक उसी में बंद थे। अब कैसे और किस प्रकार थे छोटी सी कोठरी में, आप लोग सभी लोग जानते हैं। लेकिन अगले दिन 21 जून 1756 ईस्वी को सुबह के समय जब कालकोठरी का दरवाजा खोला गया तो देखा गया कि 123 व्यक्ति जो अंग्रेज थे 123 वो मर चुके थे दम घुटने के कारण, और शेष अंग्रेज 23 बचे थे। ये याद रखिएगा कि कितने मरे थे? 123 अंग्रेज मरे थे और 23 अंग्रेज भी जीवित बचे थे। तो इस घटना को कालकोठरी की घटना कहा जाता है। किसके समय हुई पूछा जाता है? सिराजुद्दौला के समय हुई थी। और इस घटना का वर्णन किसने किया है? तो हालवेल ने किया है इस घटना का वर्णन। और कहाँ किया है? तो अपनी पुस्तक एलाइव द वंडर में किया है। एलाइव द वंडर में कालकोठरी दुर्घटना का वर्णन मिलता है, जबकि इतिहासकार जो है इस दुर्घटना पर ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि सिराजुद्दौला का अंग्रेजों के साथ प्लासी का युद्ध कैसे हुआ। जब बंगाल पर सिराजुद्दौला ने अधिकार कर लिया तब हुआ क्या कि उसके बाद क्लाइव आता है और वह 2 फरवरी 1757 ईस्वी को कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लेता है। इस प्रकार अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो जाता है कलकत्ता पर। और उसके बाद क्या करता है सिराजुद्दौला की क्लाइव से अलीनगर की संधि करता है जो कि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को की जाती है। तो अलीनगर की संधि क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच की गई। इस संधि के तहत हुआ क्या कि सिराजुद्दौला ने 3 लाख रुपए अंग्रेजी कंपनी को दिए क्षतिपूर्ति के रूप में, तथा
कलकत्ता में अंग्रेजी कंपनी को सिक्का ढालने का भी अधिकार प्रदान कर दिया। तो सिक्का ढालने का अधिकार अंग्रेजी कंपनी को किसने प्रदान किया था? तो याद रखिएगा, सिराजुद्दौला ने प्रदान किया था। और किस संधि के तहत किया था? तो अलीनगर की संधि के तहत किया था। इसके बाद 23 मार्च 1753 ईस्वी को क्लाइव क्या करता है कि फ्रांसीसी कोठी जो चंद्रनगर में स्थित होती है उस पर अधिकार कर लेता है। यानी चंद्रनगर की फ्रांसीसी कोठी पर भी क्लाइव ने 1753 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। एक तरफ क्लाइव बंगाल में अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा था और उस समय सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। इसे यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए अब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच एक युद्ध होना संभावी हो गया। और वह युद्ध कौन सा था? तो प्लासी का युद्ध था। तो पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों तथा सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। जबकि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो क्लाइव ने किया था। चलिए देखते हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ। उस समय बंगाल का जो गवर्नर था वो रोजर ड्रेक था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो रोजर ड्रेक था। प्लासी का जो स्थल है, यह स्थान वर्तमान में बंगाल के नादिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे पड़ता है। तो याद रखिएगा कि पूछा गया था कि प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो भागीरथी नदी के किनारे लड़ा गया था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव कर रहा था, जबकि सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व 4 लोगों ने किया। एक मीर मदान, मोहन लाल राय दुर्लभ और मीर जाफर। इन 4 लोगों ने सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व किया था। अब क्लाइव और सिराजुद्दौला की सेना आपस में भिड़ गई, जिसमें कि मीर मदान और मोहन लाल वीरता से लड़ते रहे। मीर मदान की मृत्यु हो जाती है, जबकि 2 व्यक्ति राय दुर्लभ और मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया। इनकी जो सेनाएं थी वह क्लाइव से नहीं लड़ी। ये दोनों दूर खड़े होकर के मूक दर्शक के रूप में देखते रहे। तो इनके धोखे के कारण सिराजुद्दौला की सेना हार गई और सिराजुद्दौला वहां से भाग गया। जब वह भाग जाता है तो मीर जाफर का पुत्र मीरन मोहम्मद बेग की सहायता से सिराजुद्दौला की हत्या करवा देता है। तो राय दुर्लभ और मीर जाफर के धोखे देने का कारण यह था कि इन दोनों ने क्लाइव से संधि की थी। क्या संधि की थी? कि क्लाइव ने कहा था कि अगर आप लोग सिराजुद्दौला के विरुद्ध मेरा साथ देंगे तो मैं आपको यानी मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब बना दूंगा और राय दुर्लभ को बहुत सारा धन भी प्रदान करूंगा। तो इस प्रकार इन दोनों ने क्या किया? क्लाइव का साथ दिया, सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, जिसके कारण सिराजुद्दौला हार गया था यह युद्ध। अब इस युद्ध के बाद क्या किया क्लाइव ने कि मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। कब? 29 जून 1757 ईस्वी को। यानी सिराजुद्दौला के बाद अब अगला नवाब जो बना बंगाल का वह मीर जाफर था। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? तो इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ गई। पूछा गया है कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव किस युद्ध के बाद मानी जाती है? तो प्लासी के युद्ध के बाद मानी जाती है, जो 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया। अब मीर जाफर बंगाल की गद्दी पर बैठता है और 1757 से लेकर 1760 तक उसका कार्यकाल रहता है। क्लाइव के द्वारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। अब मीर जाफर के बारे में क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो चीजें देख लेते हैं। तो मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था, याद रखिएगा, अथवा कर्नल क्लाइव का गधा कहा जाता था। तो बंगाल का वह कौन सा नवाब था जिसे कर्नल क्लाइव का गीदड़ अथवा गधा कहा जाता था? तो मीर जाफर को कहा जाता था। मीर जाफर ने क्या किया कि अंग्रेजी कंपनी को 24 परगने की जागीर प्रदान कर दी थी।
वह जब बंगाल का नवाब बना तो उसके बाद उसने अंग्रेजी कंपनी को 24 परगने की जागीर प्रदान कर दी। और यह जो 24 परगने की जागीर थी इसे क्लाइव की व्यक्तिगत जागीर के रूप में जानी जाती है। तो पूछा गया क्वेश्चन है कि क्लाइव की व्यक्तिगत जागीर कौन थी, तो 24 परगने की जागीर उसकी व्यक्तिगत जागीर थी। मीर जाफर ने क्या किया कि मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय से क्लाइव को उमरा की उपाधि प्रदान करवाई थी। तो बंगाल के किस गवर्नर को उमरा की उपाधि प्रदान की गई थी, तो वह था क्लाइव। और किसके द्वारा प्रदान की गई थी, तो आलमगीर द्वितीय के द्वारा प्रदान की गई थी। मीर जाफर के समय एक घटना घटती है जिसे 1760 की क्रांति का नाम दिया जाता है। 1760 की क्रांति क्या है कि मीर जाफर को अंग्रेजों के द्वारा गद्दी से हटाना और उसके बाद मीर कासिम को बंगाल का अगला नवाब बनाना, यह घटना क्या कहलाती है, बंगाल की क्रांति कहलाती है। और इस घटना को बेंसीटाट, जो कि उस समय बंगाल के गवर्नर रहते हैं, इन्होंने इसे क्या कहा, क्रांति की संज्ञा दी। किसे, मीर जाफर को गद्दी से हटाना, उसके स्थान पर मीर कासिम को नवाब बनाना बंगाल का। इस घटना को बेंसीटाट ने क्रांति की संज्ञा दी थी। अब यह क्रांति जो है वह दो रूपों में हुई। पूछा जाता है कि बंगाल की प्रथम क्रांति और दूसरी क्रांति कब हुई, तो 1760 में ही हुई थी। कैसे कि जब मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है तब उसे प्रथम क्रांति की संज्ञा दी जाती है, और जब मीर जाफर को उसके पद से हटाया जाता है तो इसे दूसरी क्रांति की संज्ञा दी जाती है। तो इस प्रकार प्रथम और दूसरी क्रांति आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और 1760 की क्रांति किससे संबंधित है, तो मीर जाफर से संबंधित है। मीर जाफर के बाद जब बंगाल का अगला नवाब मीर कासिम को बनाया जाता है तो उसके समय की क्या घटनाएं घटी, और उसके समय ही बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तो इन सारी चीजों को हम देख लेते हैं। मीर कासिम 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना और 1763 ईस्वी तक रहा। मीर कासिम जब बंगाल का नवाब बना तो उसने अंग्रेजी कंपनी को मिदनापुर का क्षेत्र दे दिया था। उसके बाद उसने क्या किया, उसने मुंगेर में तोपों तथा तोड़दार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की थी। मीर कासिम ने समरू नामक जर्मन को अपना सेनापति नियुक्त किया था। इस समरू का नाम था वाल्टर रीड हार्ड। इसके बाद मीर कासिम ने क्या किया कि 1763 ईस्वी में 2 वर्ष के समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को समाप्त कर दिया था। यानी उसने 1763 ईस्वी में बंगाल में 2 वर्ष के लिए व्यापारिक कर को समाप्त कर दिया था। जितना भी चुंगी वसूला जाता था उन सबको समाप्त कर दिया। मीर कासिम ने जब देखा कि अंग्रेज अपने व्यापार के अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं तो मीर कासिम ने मना किया, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। तो इसके लिए मीर कासिम ने क्या किया कि 1763 में 2 वर्ष के लिए बंगाल में व्यापारिक कर तथा चुंगी को हटा दिया, जिसकी वजह से हुआ क्या कि अब बंगाल में जितने भी व्यापारी थे वो सब समान हो गए। और इससे सबसे ज्यादा घाटा किसको होने लगा, अंग्रेज व्यापारियों को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लाभ कमा रहे थे। अब जब दोनों व्यापारी भारतीय अंग्रेज समान हो गए तो दिक्कत होने लगी अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों को जब दिक्कत हुई तो इसी दिक्कत की वजह से अंग्रेजों ने क्या किया, मीर कासिम को उनके पद से हटाने की सोची। और उसी क्रम में बक्सर का युद्ध हुआ। इसको हम देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा और पॉइंट देख लेते हैं। मीर कासिम ने बंगाल में मीर कासिम ने अब्बाब नामक एक नया कर लगाया था। याद रखिएगा, अब्बाब नामक कर मीर कासिम ने लगाया था। साथ ही बंगाल में मीर कासिम ने सरकारी अफसरों से खिजरी नामक कर भी वसूला था। तो बंगाल का वह कौन सा नवाब था जिसने अब्बाब कर नामक नया कर बंगाल में लगाया तथा सरकारी अफसरों से खिजरी कर वसूला था, तो वह था मीर कासिम। मीर कासिम जब परेशान हो गया अंग्रेजों से, और अंग्रेज भी अब मीर कासिम से छुटकारा चाहते थे, इसी क्रम में मीर कासिम का अंग्रेजों से युद्ध हुआ और कई युद्ध हुए। जैसे कटवा का युद्ध हुआ, यह 9 जुलाई 1763 को हुआ।
गिरिया का युद्ध हुआ 5 सितंबर 1763 ईस्वी को। उदयनाल का युद्ध हुआ 1763 ईस्वी को। तो अंग्रेजों से युद्ध हुए किसके? मीर कासिम के। कौन कौन? कटवा, गिरिया और उदयनाल के युद्ध हुए, जिसमें मीर कासिम को पराजय का सामना करना पड़ा। इस बात से वह बड़ा गुस्सा हुआ था। जब उदयनाल के युद्ध में वह पराजित हो गया तो उस समय पटना में हुआ क्या था कि 148 अंग्रेज लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन अंग्रेज सैनिकों को मीर कासिम ने आदेश दिया कि इनका कत्लेआम कर दिया जाए, इन्हें मार दिया जाए। तो उन 148 सैनिकों को मार दिया गया। इस घटना को पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि पटना हत्याकांड किसके समय हुई थी? मीर कासिम के समय हुई थी। इसके बाद हम बक्सर का युद्ध देखेंगे। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को होता है। बक्सर के युद्ध के समय जो बंगाल का अंग्रेज गवर्नर था वो था बेंसिन बेंसिन बंगाल का अंग्रेज गवर्नर था और मीर कासिम उस समय बंगाल का नवाब था। अब बक्सर के युद्ध में हुआ क्या कि मीर कासिम जो था वो कमजोर हो चुका था, इसलिए इसने क्या किया कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला से सहायता मांगी। उसके पास गया सहायता मांगने और शुजाउद्दौला ने सहायता भी किया। तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला और साथ में उन्होंने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को भी अपने साथ मिला लिया। तो इस प्रकार मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेनाएं बक्सर के मैदान में पहुंची और उधर अंग्रेजी सेना जो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में आई थी वह भी बक्सर के मैदान में पहुंच गई। दोनों के बीच युद्ध होता है और मीर कासिम इस युद्ध में पराजित हो जाता है और पराजित होकर के वह दिल्ली की तरफ भागता है, जहां 1777 में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार आपने देखा कि बक्सर के युद्ध में किन लोगों ने भाग लिया था? बंगाल के नवाब मीर कासिम ने, अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों ने भाग लिया था बक्सर के युद्ध में। और किसके सामने ये लोग युद्ध किए थे? तो अंग्रेजों के सामने। उस समय अंग्रेजों का जो नेतृत्व करता था कौन था? हेक्टर मुनरो था। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना हो गई। नींव कहाँ पड़ी थी? प्लासी के युद्ध में। और वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना किस युद्ध के बाद होती है? तो बक्सर युद्ध के बाद होती है। बंगाल पर कंपनी का शासन पूर्ण रूप से अब चलने लगा, लागू हो गया इस युद्ध के बाद। इस युद्ध के परिणामों में और हुआ क्या कि बंगाल का जो अगला नवाब बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा वह था नवाब नजमुद्दौला। तो मीर कासिम के बाद अगला नवाब बंगाल का नजमुद्दौला को बनाया जाता है। बक्सर युद्ध के बाद जो परिणाम है उसके स्वरूप इलाहाबाद की संधि भी की जाती है 1765 ईस्वी में और इसी इलाहाबाद की संधि के द्वारा ही बंगाल में द्वैत शासन भी लागू किया जाता है। इलाहाबाद की संधि से प्रश्न आते हैं, थोड़ा सा हम उनको भी देख लेते हैं। 1765 ईस्वी में जब क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनकर के दूसरी बार भारत आता है तब उसने इलाहाबाद की संधि की थी और उस संधि में क्या शर्तें थी और किसके किसके साथ की गई थी तो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो 1765 ईस्वी में क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर के भारत आता है। भारत आने के बाद इसने इलाहाबाद की संधि की और जो ये इलाहाबाद की संधि है यह दो संधियां थी। एक इलाहाबाद की प्रथम संधि जानी जाती है और दूसरा इलाहाबाद की द्वितीय संधि के रूप में जानी जाती है। तो इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई वह 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी। किसके किसके बीच? तो बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच तथा बंगाल के नवाब नजमुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच यह संधि हुई थी। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के बीच होती है। इस संधि के अनुसार क्या था कि अंग्रेजों ने क्या किया कि शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद तथा कड़ा का जिला दे दिया, जिसके बदले में शाह आलम द्वितीय ने क्या किया कि अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। और जब प्रदान कर दी तो इसके बाद कंपनी ने क्या किया कि उन्हें 26 लाख रुपए दिए थे।
यानी इस संधि में यह तय हुआ था कि शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद और कड़ा का जिला दे दिया जाएगा, जिसके बदले शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों को क्या देंगे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देंगे, और इस दीवानी प्राप्त करने के बदले में अंग्रेज क्या देंगे शाह आलम द्वितीय को, तो 26 लाख रुपए देंगे। तो इस प्रकार इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई। अब इलाहाबाद की हम द्वितीय संधि देख लेते हैं। तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को की गई थी। किसके बीच, तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के बीच यह संधि की गई थी। इस संधि के द्वारा क्या गया था कि युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए अवध के नवाब शुजाउद्दौला से कंपनी ने मांगा, और यह शुजाउद्दौला ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद अवध की सुरक्षा का भार कंपनी ने अपने ऊपर ले लिया था, इलाहाबाद की द्वितीय संधि के अनुसार। साथ ही साथ इस संधि के अनुसार रॉबर्ट क्लाइव ने कहा अवध के नवाब शुजाउद्दौला से कि आप हमें कड़ा और इलाहाबाद का जिला देंगे, और इसी इलाहाबाद और कड़ा के जिले को किसे दे दिया जाएगा, शाह आलम द्वितीय को दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार द्वितीय संधि में क्या हुआ कि युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए शुजाउद्दौला ने कंपनी को दिए, तथा अवध की सुरक्षा का भार अब कंपनी ने अपने ऊपर ले लिया, तथा शुजाउद्दौला से कड़ा और इलाहाबाद का जिला ले लिया गया। यह इलाहाबाद की द्वितीय संधि थी। इलाहाबाद की जो ये संधियां हुई, इन संधियों के बाद कहा जाता है कि इलाहाबाद की संधि के द्वारा ही बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। तो बंगाल में द्वैध शासन लागू किसने किया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। इस बात को याद रखिएगा, लागू किया रॉबर्ट क्लाइव ने। लेकिन बंगाल में द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है, तो लियोनस कार्टिस को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लियोनस कार्टिस को माना जाता है। बंगाल में लागू किया रॉबर्ट क्लाइव ने। जनक कौन थे, लियोनस कार्टिस। जबकि बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था, तो 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन को बंगाल से समाप्त किया था। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में अंग्रेजी राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इस बात को याद रखिएगा कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव जो था ईस्वी में इंग्लैंड में आत्महत्या कर लेता है। तो वह कौन सा बंगाल का गवर्नर था जिसने इंग्लैंड जाकर के आत्महत्या कर ली थी, तो वह था लॉर्ड क्लाइव। इसके बाद हम देखेंगे कि बंगाल में जो द्वैध शासन हुआ उसे इतिहासकारों ने किस नाम से जाना, तो बंगाल के द्वैध शासन को खुली एवं बेशर्म लूट की संज्ञा दी गई। किसके द्वारा, पार्सिवल स्पीयर के द्वारा। कथन पूछा गया है कि बंगाल में द्वैध शासन को किसने खुली एवं बेशर्म लूट की संज्ञा दी थी, तो पार्सिवल स्पीयर ने दी थी। नजमुद्दौला अगला नवाब बना था बक्सर युद्ध के बाद। इसके बारे में बस एक ही पॉइंट याद रखना है कि यह अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम नवाब था। बंगाल का प्रथम नवाब जिसने अंग्रेजों से पेंशन लिया वह कौन था, नजमुद्दौला था, और 50 लाख की पेंशन इसे दी जाती थी। इसके बाद कई नवाब बने, लेकिन जो मेन है वो है मुबारक-उद-दौला। मुबारक-उद-दौला 1770 में गद्दी पर बैठा और 1775 तक ही रहा। मुबारक-उद-दौला बंगाल का अंतिम नवाब था। याद रखिएगा, पूछा गया है कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था, तो मुबारक-उद-दौला था। 1775 में वारेन हेस्टिंग ने क्या किया कि नवाब के पद के अंत की घोषणा कर दी। यानी वारेन हेस्टिंग ने 1775 ईस्वी में नवाब का पद समाप्त कर दिया था। उसी समय कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की एक मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे ने मुबारक-उद-दौला को फैंटम यानी बेताल की संज्ञा दी थी। पूछा गया है कि किसने मुबारक-उद-दौला को फैंटम या बेताल की संज्ञा दी थी, तो वह थे एलिजा इम्पे।